सभी को नमस्ते। आज मैं आपकी दोस्त सुमन आपके साथ एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगता कहिए या विकलांगता, कुछ लोगों को शारीरिक या मानसिक समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से उनका दैनिक जीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो जो विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 है, वो किन किन चीजों को एक विकलांग व्यक्ति के जीवन में बाधा मानता है, वो आज हम देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि केवल जो विकलांग व्यक्ति हैं वही इस कानून को न जाने, बल्कि जो विकलांग नहीं हैं, जो ठीक ठाक लोग हैं, उनको भी इस कानून की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमें कानून की जानकारी होगी, तभी हमें ये पता चलेगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको हम कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, या फिर उनके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बना सकते हैं खुद से। केवल मदद नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह के वातावरण का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली बाधाओं में जो है वो संस्थागत बाधा है। संस्थागत बाधा का मतलब कि किसी भी इमारत में, वैसे तो ये निजी क्षेत्रों पर भी लागू है, पर मुख्य रूप से जो सरकारी क्षेत्र की या फिर सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र की इमारतें हैं, स्थान हैं, वहां पर अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी रुकावट है जिसमें कोई विकलांग व्यक्ति प्रभावित होता है, मतलब वो वहां पे प्रॉपरली घूम नहीं पाता है, या फिर वहां पर जो चीजें, जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, या फिर उसमें अंदर ही नहीं जा पाता। कई बार आप देखेंगे कि जो प्रवेश द्वार है, कहीं पर घुसने का जो एंट्रेंस होता है, वही ऐसा है कि एक विकलांग व्यक्ति वहां पर नहीं जा पाता। ये शौचालयों के दरवाजे इतने छोटे हैं कि व्हीलचेयर यूजर उसमें जा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? पानी पीने का जो स्थान है वो इतना ऊपर है, तो वो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते इन जनरल, है ना? तो किसी भी इमारत से संबंधित जो बाधा एक विकलांग व्यक्ति को होती है, उसे हम संस्थागत बाधाओं के रूप में जानते हैं। और विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016, इसे मैं अब आगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट शॉर्ट में इस्तेमाल करूंगी। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है हमारा, वो उसको मान्यता देता है। अगर आप ऐसी किसी भी इमारत में हैं जहां आप ठीक से अपने आप बिना किसी की सहायता लिए काम नहीं कर पाते हैं, तो वो जो भी उस इमारत का मुखिया होगा या देखरेख करने वाला व्यक्ति होगा, वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। और आप इसके लिए पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं, और कमिश्नर डिसेबिलिटी को भी कोई शिकायत कर सकते हैं इस बारे में। दूसरी जो बाधा है वो है राजनीतिक। अब राजनीतिक बाधाओं में केवल नेताजी नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे कि राजनीति का मतलब क्या है, कि जो समाज में दो तरह के समूह देखने में आते हैं, कि एक वो जिसके पास सत्ता है, और दूसरा वो जिसके पास सत्ता नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर वो सभी व्यक्ति सत्ताधारी माने जाएंगे जो उस विकलांग व्यक्ति के लिए, या जो किसी विकलांग व्यक्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि शिक्षा संस्थान की बात करें, विद्यालयों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ पर जो भी प्रिंसिपल होंगे, या जो एचओडीज होते हैं, जो डीन होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई भी बाधा लगती है, तो आप कंसर्न अधिकारी को ढूंढिए कि ये चीज किससे संबंधित है, और आप उसको कंप्लेन कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते तो वो भी एक राजनीतिक बाधा मानी जाएगी, और उसकी कंप्लेन भी आप सब, मतलब ये याद रखिए कि सभी राज्यों में डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं जो डिसेबल व्यक्तियों की बातों को सुनते हैं। और मेरा अपना अनुभव ये है कि बातों की सुनवाई होती है और उन पर एक्शन भी होता है। तो आप जागो, ग्राहक जागो वाली कंडीशन में रहिए कि अपने अधिकारों के बारे में जानिए। फिर है सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाओं में जो विकलांगता आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है हमारा, वो कहता है कि हमारे समाज में कुछ एक स्थापित प्रतिमान रहते हैं, कुछ व्यवहार रहते हैं, कुछ धारणाएं रहती हैं विकलांग व्यक्तियों को लेकर, वो सभी सामाजिक बाधाओं के रूप में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो विकलांग है, और वो बस में जा रहा है कहीं पर, है ना? तो लोग उसको देखकर कहेंगे क्या जरूरत है बाहर निकलने की, अपने घर में ही रहो। या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहता है, तो भी लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, घर वालों को भी दुखी करते हो, ये सब चीजें। मैं सबके लिए नहीं कह रही। कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड भी होते हैं, जिनको बहुत अच्छा परिवार मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, जिनको
ना तो परिवार से सहयोग मिलता है, ना ही समाज से सहयोग मिलता है ना? तो जब समाज की टीका टिप्पणियाँ या पूर्व धारणाएँ आपके अगेंस्ट में रहती हैं या उनको सपोर्टिव नहीं होती विकलांग व्यक्तियों के लिए, तो वो भी सामाजिक बाधा है और ये भी आप मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ी समस्या विकलांग व्यक्तियों के सामने है। इसके बाद है व्यवहार से संबंधित समस्या। अभी जो सामाजिक धारणाओं की मैंने बात की, वो व्यवहार नहीं है बेसिकली, वो मतलब सदियों से चली आ रही बातें हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित हैं। तो उसमें ज़्यादातर नकारात्मक ही हैं आप कहेंगे। क्योंकि अगर मैं किस जो सबसे सकारात्मक पॉइंट मुझे नज़र आता है, पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, लोगों को लगता है कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है, तो बहुत सारे रास्ते खोल देता है। पर आप ये देखिए कि क्या वाक़ई ये पॉज़िटिव चीज़ है? क्या वाक़ई भगवान रास्ता बंद करता है तभी दूसरा खुले? क्या बाकी लोगों के लिए रास्ते बंद नहीं हैं? है ना? तो मतलब वो अलग-अलग चीज़ें हैं। पर आप ये देखिए कि यहाँ पर वो सभी कुरीतियाँ, सभी विचार जो विकलांग व्यक्तियों को समाज में घुलने-मिलने से रोकते हैं, उनके व्यक्तिगत विकास को रोकते हैं, वो सभी सामाजिक बाधाएँ कहलाएँगी। और फिर है व्यवहार से संबंधित। व्यवहार में क्या रहेगा? मुख्य रूप से जो शब्द विकलांग व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अ, जो शारीरिक हाव-भाव या भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है विकलांग व्यक्तियों के प्रति, वो इसमें शामिल होगा। जैसे कि आपने किसी अब यहाँ पर मुझे एक टीचर का जो एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, वो अपने विद्यालय में थी और प्रिंसिपल ने कहा, "जो वो मैडम लंगड़ी हैं, उनको बुला के ले आओ।" मतलब आप समझ रहे हैं कि वो उन्होंने अनकॉन्शियसली बोल दिया है। उनका अचेतन है वो जानबूझकर नहीं कहना चाह रहे होंगे प्रिंसिपल भी नो डाउट, लेकिन उन्होंने कह दिया लेकिन जिसने सुना, उस पर वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार आपके साथ करता है या आप देखते हैं किसी के साथ होते हुए, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये किसी भी अच्छे समाज की स्थापना के लिए हानिकारक है। संवाद से संबंधित बाधाएँ। संवाद से संबंधित बाधाएँ ज़्यादातर आप देखेंगे जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, जो मूक-बधिर जिनको हम गूंगा और बहरा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये जो संबंधित है ये बाधा क्योंकि वो जब समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, सुन नहीं पाते हैं तो समझ नहीं पाएँगे, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो दूसरे लोग उनको नहीं समझ पाते, है ना? तो ऐसी ऐसी स्थिति में जो है वो संवाद से संबंधित बाधाएँ आती हैं और ये बहुत ही प्रोमिनेंट बाधा के रूप में जो जानते हैं। फिर उसके बाद है सांस्कृतिक बाधा। सांस्कृतिक बाधाओं में मुख्य रूप से जब कोई विकलांग व्यक्ति अपने समाज के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से उसकी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं, तो वो सभी चीज़ें सांस्कृतिक बाधाओं में आती हैं और हम अपने समाज से, अपने जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे इन उस तरह की सुविधाओं की माँग कर सकते हैं, ताकि हम अपने सांस्कृतिक वातावरण में घुल-मिल सकें, उसकी गतिविधियों में भाग ले सकें। फिर है वातावरण से संबंधित इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं, चाहे वो संस्थागत हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, व्यावहारिक हो, संवाद से संबंधित हो, सांस्कृतिक हो, वो सभी हमारे एक वातावरण का निर्माण करती हैं और इस वातावरण में अगर आपको इनके अलावा, जो हमने बात कही, कोई बाधा आप महसूस करते हैं, तो आप उस बाधा के लिए उस बाधा को दूर करने के लिए मतलब आवाज़ उठा सकते हैं और आपको उठानी चाहिए। अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं, तो आपको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। अगर आप विकलांग नहीं हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ बनिए, जिन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगी कि कैसे कानून जो है वो इन बाधाओं को दूर करने में दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करता है। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।